नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु की सभी सीटों के लिए थमा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए झोंकी ताकत। 23 अप्रैल को भय मुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए तैयार निर्वाचन आयोग। समाज के हर वर्ग के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव। ओडिशा के राउरकेला में 158 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन। देश के विकास में सभी से सक्रिय भागीदार बनने का आग्रह। जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करने में सिविल सेवाओं की अहम भूमिका। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति का संबोधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सिविल सेवकों को दी शुभकामनाएं। टैरिफ और तेल संकट के बीच नहीं थमेगी भारत की ग्रोथ। एशिया और प्रशांत क्षेत्र को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा। भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.4% और 2027 में 6.6% दर से बढ़ने का अनुमान। भारत और जर्मनी के बीच सामरिक साझेदारी बढ़ाने म्यूनिख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जर्मनी के रक्षा मंत्री और डिफेंस सेक्टर के प्रमुख प्रतिनिधियों से होगी मुलाकात। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के पहले चरण और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम खत्म हो गया। मतदान 23 अप्रैल को होगा। चुनाव आयोग ने सुचारू, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान कराने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है, जिसके बाद रैलियों और राजनीतिक प्रचार पर रोक लग जाती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में कुल 3,60,77,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तमिलनाडु की 234 सीटों में 4,023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के गठबंधन के बीच है। कई सीटों पर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के त्रिकोणीय मुकाबले में है। राज्य में 5.73 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में जागरूकता अभियान चलाए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करने में सिविल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने सिविल सेवकों से अधिक विशेषज्ञता कौशल को निरंतर उन्नत करने और भविष्य के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। आज दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि योजनाएं भले ही राजधानी दिल्ली में बनाई जाए, लेकिन दूर दराज के गांवों में सार्थक परिणाम तभी मिलते हैं जब उन्हें सही मायने में लागू किया जाता है। भारत के 2047 तक के विकसित भारत के सफर पर उन्होंने जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाने और जमीनी हकीकतों के प्रति संवेदनशील रहने के महत्व पर भी बल दिया, जिससे कि शासन के लाभ प्रत्येक नागरिक, विशेष करके सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंच सके। Sardar Patel ji had referred to the civil servants as the steel frame of India. That means we are the real protectors of the interest of the people. Every batch of officers since then has proved time and again that they are indeed the steel frame of India, and you have been the backbone of the nation in India's journey towards progress and prosperity. As I said, that Delhi can plan. You take the aspiration districts, that is one of the good innovative program
by the Honorable Prime Minister, because you know all well that if we take underdeveloped states, then the other state is telling that we are contributing more, why we should not get more. That is not really correct. In the state also, not all the districts are contributing the same. In the state also, some districts are contributing more and some districts are contributing less. But it is the responsibility of the state to take the care for every district. Like that, the central government also have to take the care for every state. We cannot neglect any state. We cannot allow a state to be underdeveloped forever. So this aspiration district program, in my opinion, is one of the best. And we are finding out, even within a very well-developed states also, there are many districts which are very underdeveloped. So the care has been taken up. सरकार लोक सेवा की भावना को दर्शाने वाली हाल की पहलों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने सिविल सेवकों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उनकी सेवा जीवन में बदलाव लाकर सामाजिक प्रगति में योगदान देकर एक सार्थक और स्थायी प्रभाव छोड़े। Few developments in this one decade, what we have achieved under the leadership of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Nearly 25 crore people have come out of the poverty. This is not an easy task. Over 4 crore houses have been built for the poor. We do understand still we have to go a long way. But unless we are very proud of our achievement, we cannot progress further with a lot of enthusiasm. A man needs always an appreciation to keep his energy to work, to recharge his energy to work. The border villages of the country are being developed as vibrant villages today. If you go to the northeast, you can easily find how the transport has been developed. उपराष्ट्रपति ने सिविल सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि 2016 में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 21% थी, जो कि 2025 की परीक्षा में बढ़कर लगभग 31% हो गई है और आज कई महिलाएं वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। उन्होंने इसे नारी शक्ति का सशक्त प्रमाण बताया। Again, women are leading the development of the country, supported by schemes such as Lekapati Didis and Namo Drone Didis. We have taken any sector, be it infrastructure or health or education. Bharat now occupies a place of pride at the global level. The bridges which are coming up, the 4-way, 6-way, 8-way tracks coming up, that is all beyond the imagination of an ordinary Indian citizen a decade before. Dear officers, as the true implementers of government decisions, your tireless dedication has been the major factor behind these achievements. But still, as I said, we have miles to go. और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश नागरिक केंद्रित शासन की ओर अग्रसर हुआ है। भारत सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल। नाउ दिस assumes a special relevance, particularly in the light of the new generation of IAS officers. 22 years hence, when India celebrates the 100th year of its independence, it is these young officers who will have the privilege, rather the destined privilege, because they are blessed with the privilege to hoist the Viksit Bharat tricolor on the 15th of August 2047
And the theme, therefore, is dedicated to this lot whom we are handing over the bid. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना आर्थिक विकास से परे है और इसमें समावेशी विकास शामिल है, जो कि अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये अवसर न केवल एक शैक्षणिक यात्रा की परिणति का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता की शुरुआत का भी प्रतीक है। विकसित भारत के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय मिशन है जिसके लिए युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की भावना इस परिवर्तनकारी यात्रा के मूल में निहित है। We are at a defining moment in India's history. Our country is one of the fastest growing country in the world. As we celebrate this milestone, it is also inspiring to witness the transformative infrastructure and the development initiatives shaping this region and the nation. The Namo Bharat train and the Meerut Metro, flagged up by our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji in February this year, stands as a shining examples of modern, efficient and sustainable connectivity, bringing cities closer and opening new avenues of growth and opportunity for the students and the professionals alike. Such initiative, along with the broader national efforts like Make in India, Digital India and Startup India, reflect a forward-looking vision of progress, innovation and self-reliance. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से नवाचार को अपनाने, स्थानीय उद्योगों का समर्थन करने और स्वदेशी समाधानों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से रोजगार चाहने वालों के बजाय रोजगार सृजनकर्ता बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ना चाहिए। Remember that every great nation is built by the citizens who learn and who continue to move forward with the determination and patience. I am also very happy to observe a powerful and consistent trend across convocations I have been attending. Women are increasingly taking the lead and securing a remarkable share of academic honors and medals. This is not merely a static, but a reflection of determination, discipline, and a quiet transformation unfolding across the society. It speaks of families that encourage institutions that support and the individuals who proceed with the clarity of purpose. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने गृह राज्य ओडिशा के एक दिन के दौरे पर थीं। राउरकेला दौरे में राष्ट्रपति ने इस्पात नगर में लगभग 158 करोड़ रुपए की विकास और सांस्कृतिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने यहां एक आधुनिक तारामंडल और विज्ञान केंद्र और निर्मल मुंडा परिवेश पथ का उद्घाटन किया। साथ ही एक जनजातीय संग्रहालय और एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र का विकास समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने जनता से राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी बनने का आग्रह किया। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय संग्रहालय ओडिशा की आदिवासी आत्मा, संस्कृति और गौरव का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने विश्वास जताया कि एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र राउरकेला शहर में यातायात के कुशल प्रबंधन में सहायक होगा। राष्ट्रपति ने विभिन्न छात्र समूहों की ओर से प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का अवलोकन किया और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित आदिवासी जीवन पर एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटाबूंदी में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि कोटा शहर के आधारभूत ढांचे का विकास हो और लोगों को
तमाम मूलभूत सुविधाएं मिले। कोटा विकास के लिहाज से आगे बढ़ रहा है। यहां पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। 80 करोड़ के शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम हुए। कोटा शहर का सुव्यवस्थित और आधारभूत ढांचा विकास हो। लोग जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, विशेष रूप से जो नई एग्रीकल्चर कॉलोनी बनी है, उस एग्रीकल्चर कॉलोनी में लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, पीने का पानी मिले, रोड हो, बिजली हो, पानी निकासी हो, और जो लगने वाला भविष्य में जाम हो उसके लिए भी सुव्यवस्थित व्यवस्था। इससे पूरे कोटा शहर के आधारभूत ढांचे का प्लान इसलिए किया जा रहा है, आने वाले समय में सड़क पर लोग सुरक्षित भी रहे, आवागमन भी सुलभ हो, और उसके साथ साथ इस सारे क्षेत्र के अंदर जहां मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे पार्क हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उसका भी विकास किया जा रहा है। कोटा पूरा संपूर्ण हाड़ौती विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। जहां पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है तो पर्यटन क्षेत्र को भी डेवलप कर रहे हैं। जहां हॉस्पिटल की आवश्यकता, हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, और जहां पार्क की आवश्यकता है, पार्क भी बना रहे हैं। और देश के अलग अलग प्रदेश के अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए आ रहे हैं। इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है उसके मानकों के आधार पर उन सभी खेल के स्टेडियम या खेल के जो भी इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, उस स्टेडियमों को उसी मानक से बनाया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा बूंदी क्षेत्र में एमएसपी पर गेहूं खरीद की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आज सीएडी सभागार में समीक्षा बैठक ली। निर्देश दिए कि जब तक जिले का तय लक्ष्य पूरा न हो, कोई भी खरीद केंद्र बंद न किया जाए और हर किसान की अधिकतम उपज की खरीद सुनिश्चित हो। व्यवस्थाओं को मजबूत करने और किसानों को बिना परेशानी के सुविधा मिले, इस पर भी आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही गर्मी को देखते हुए खरीद केंद्रों पर छाया और पेयजल की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए, जिससे कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी की यात्रा पर हैं। बर्लिन पहुंचने पर स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा सहयोग परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और नए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। रक्षा मंत्री 3 दिन की जर्मनी की यात्रा पर हैं और इसका मकसद दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान वे अपने जर्मन काउंटरपार्ट बोरिस पिस्टोरियस और सरकार के दूसरे सीनियर नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। बातचीत में रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने और साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वो जर्मनी के रक्षा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। दोनों रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन ट्रेनिंग में कोऑपरेशन के लिए इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट पर साइन होने की उम्मीद है। वैश्विक संघर्षों के बावजूद भारत 2026 और 2027 में दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए यह अनुमान लगाया है, साथ ही भारत की नीतियों की तारीफ भी की है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में इस वर्ष 6.4% और 2027 में 6.6% की वृद्धि का अनुमान है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने कल जारी रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में 2025 में 5.4% की वृद्धि हुई, जबकि 2024 में 5.2% की वृद्धि हुई। भारत में मजबूत वृद्धि के कारण यह संभव हुआ था। भारत की वृद्धि दर 2025 में बढ़कर 7.4% हो गई, जिसे मजबूत खपत, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मांग, वस्तु एवं सेवा कर दरों में कटौती और अमेरिका के टैरिफ लागू होने से पहले निर्यात में तेजी ने समर्थन दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एफडीआई आकर्षित करने वाले प्रमुख देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और कजाकिस्तान शामिल रहे हैं। तो बुलेटिन आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।